हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो केमिस्ट्री का वीडियो है जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो लॉज दिए गए हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर्स की। मैटर्स क्या होता है? आप पिछले एक्सरसाइज में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि मैटर्स क्या होते हैं। देखिए, मैटर्स से क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिनको एटम या मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो ये बात तो हमको अभी बताए जो हम लोग को पता है, लेकिन बहुत समय पहले जो है एक महर्षि थे जिनका नाम था कणाद। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमको छोटे छोटे टुकड़े मिलते जाएंगे, ठीक है। और वे टुकड़े हमको लास्ट में ऐसा हमको टुकड़ा मिलेगा जिसका फिर डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। और इसी चीज़ को उन्होंने उसको परमाणु का नाम दिया। तो महर्षि कणाद ऐसे पहले जो है व्यक्ति थे जिन्होंने मैटर्स को डिवाइड करने के बारे में सोचा। और उन्होंने कहा यही कि अगर हम किसी मैटर्स को लगातार डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में हमको एक ऐसी चीज़ मिलेगी, एक ऐसा लास्ट वाला आइटम मिलेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसी चीज़ को जॉन डाल्टन ने आए और उन्होंने कहा कि एटम मीन्स इंडिविजुअल्स, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और लास्ट में इन सब कंक्लूजन के बाद में जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनको हम एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर एक मैटर की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि उनके एटम्स अलग होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम जो है अब इन कुछ लॉज दिए गए हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ मैटर, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉज में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम आपको डेफिनेशन समझाएंगे और उसका एक एग्जांपल समझाएंगे, और एक अगर न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल भी बता देते हैं कि कैसे आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर मैटर। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसको कहते हैं हिंदी में। लेवेसियर ने 1774 में उन्होंने कहा मैटर इज़ ए नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जाता है। उनके हिसाब से मैटर जो है ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब वो क्या हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज हो सकता है। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट है इसको पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप ध्यान से समझिएगा। ये कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स डैट इन ए केमिकल रिएक्शन the total mass of product is equal to the total mass of reactants। अब यहाँ दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक प्रोडक्ट यूज़ हुआ और एक रिएक्टेंट्स। तो पहले ये समझ लेते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, सपोज करिए कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये वाले इसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो इस इक्वेशंस के लेफ़्ट साइड में होता है। इस एरो के जो लेफ़्ट साइड में होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वापस इस लॉ पे आते हैं। तो इस लॉ के अनुसार क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास, जो प्रोडक्ट का टोटल मास जो होगा वो रिएक्टेंट्स के टोटल मास के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है देयर इज़ ए नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके मास में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही आपका सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझ लेते हैं। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया था, इसको हीट किया गया तो आपको 56 ग्राम क्या मिला, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला, और CO2 मिला आपको 44 ग्राम। जब आपने दोनों को ऐड किया तो आपका जो टोटल मास आया वो कितना आया, 100 ग्राम।
तो कहने का मतलब क्या है कि जितना टोटल आप प्रोडक्ट का मास है 100 ग्राम, उतना ही रिएक्टेंट्स का था। तो इसी तरह ये मास कंजर्व हो गया, मतलब 100 को हमने हीट किया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट दो पार्ट में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन उसके मास का जो सम है वो आपके रिएक्टेंट्स के सम के बराबर है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो अब हम जो है आपको एक दो न्यूमेरिकल से समझाते हैं कि कैसे जो है आप जो न्यूमेरिकल्स में अगर आपसे पूछा जाए कि वेरीफाई करिए कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है, तो आप उसको कैसे बता सकते हैं। ध्यान से बस देखिएगा। तो देखिए एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, और इसको मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अभी इसके फार्मूले मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अभी आप जो है कंपाउंड्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, जब पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इन द एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म 8.2 ग्राम sodium ethonate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water, so that this data verify the law of conservation of mass। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ मैंने रिएक्शन लिखा है, ये आपका रिएक्टेंट्स है, ये आपका क्या है रिएक्टेंट्स है। इसमें बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो देखिए कैसा करना होगा। आपको बताया पहले मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल लीजिए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो वो मास है 5.3 ग्राम प्लस, फिर आप देखिए रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड का जो मास है वो 6 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11.3 ग्राम आ जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स का जो मास आ रहा है वो 11.3 आ रहा है। फिर आप प्रोडक्ट पे आ जाइए, तो प्रोडक्ट में देखिए सोडियम इथोनेट है, सोडियम इथोनेट का जो वेट है वो दिया 8.2 ग्राम प्लस, फिर आपका 2.2 ग्राम दिया हुआ है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड 0.9 ग्राम दिया हुआ किसका, आपका वाटर का दिया। तीनों को ऐड कर लीजिए, 9 to 11, 11 to 13, कैरी 1, 2 and 10, 11.3 ग्राम। तो देखिए इस तरह दोनों का मास क्या हो गया, सेम हो गया। और जब दोनों का मास सेम हो गया तो आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो लॉ था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। बाकी के दो मास में आपको बाकी के जो दो रूल्स हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये केमिस्ट्री का जो पहला वीडियो था मेरा आपको कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।